हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं आपका यूट्यूब ट्यूटर अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। और आज मैं फिर से इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन के अगले पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूनिक से हैं, जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेते हैं सर, क्वेश्चन सिलेक्टर के मन में बैठा हुआ कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है जिस पर सबका ध्यान जाता है सर। तो देखते हैं उन प्रश्नों को। और उन प्रश्नों को देखने से पहले सर आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं मैं कि आज भी सर जैक का अपडेट था। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं श्री जगन्नाथ महतो, वो बताए कि सर जैक में सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जा रही है और बहुत जल्द ही सर सेक्रेटरी का भी चुनाव हो जाएगा। और सेकंड टर्म में सर ये भी वो बोले स्पष्ट रूप से कि जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना तय है सर। तो इस वजह से ध्यान आप लोग कहीं इधर उधर भटकाएंगे नहीं, सीधे एकदम एग्ज़ाम को टारगेट करके सारे प्रश्नों का बार बार सर रिवीजन करेंगे, दिमाग में रखेंगे। जो प्रश्न आपको डाउट करे सर उसे इजी तरीके से या कोई अदर तरीके से एकदम हैंडल कीजिए, लेकिन फिर भी किसी प्रश्नों को सर इग्नोर ना कीजिए। हो सकता है वही एग्जाम में सीधे सीधे टपक जाए। तो चलिए सर देखिए, पहला प्रश्न इस आज इकोनॉमिक्स के सर सीरीज 11 में क्या कह रहा है वो देखिए सर। कहता है सर कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाएगा। सर ध्यान दीजिए सर कि अगर हम साधन सर पहले जो भी इस्तेमाल किए थे उसे सर 2 गुना कर दिए, उसे कितना गुना कर दिए सर, 2 गुना कर दिए, तो फाइनल है कि जो भी हम साधन का इस्तेमाल कर रहे थे सर उसे अगर 2 गुना कर देंगे तो उत्पादन में तो सर वृद्धि होगी। तो कहता है सर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो जा रही है। कितना गुना सर, 3 गुना। और जब वृद्धि हो जा रही है सर, वृद्धि की ही बात होगी ना, तो कहता है उत्पत्ति के समता नियम सर, ये यहाँ इस तरह का कोई भावना नहीं है। पैमाने का सर ह्रासमान, सर ह्रासमान मतलब तो कमी होता है, तो ये भी खत्म सर। तीसरा है सर पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, तो हाँ सर ये आंसर आपका परफेक्ट है, क्योंकि बोला है सर वृद्धिमान, वो भी पैमाने का कि किस रेशियो से आप जो साधन को सर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो सर वृद्धि होगा। तीसरा सर उत्पत्ति वृद्धि नियम, नहीं सर ये उत्पत्ति वृद्धि के नियम होगा नहीं, ये जो कंडीशन है सर ये पैमाने के प्रतिफल नियम ही लागू होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ वृद्धि का था तो सर वृद्धि ही लागू हुआ कि पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है। कहते हैं सर अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है सर। सर सबसे पहले जानेंगे कि जनक सर होता क्या है। तो सर जनक मतलब इसे फादर का दर्जा दिया गया है क्या सर, यानी इसे शुरुआत करने वाले व्यक्ति सर, जिसे हम लोग फादर के भी नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो आपको बता रहा है सर अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इनमें सर पहला बोल रहा है कि मनमोहन सिंह, नहीं सर ये तो हमारे 13वें प्रधानमंत्री रहे थे। कौन रहे थे सर, 13वें PM रहे थे। साथ ही साथ सर ये एक अर्थशास्त्री भी थे। क्या थे सर, ये एक अर्थशास्त्री भी थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर ये हमारे PM जो बने थे सर दौर, ये कंटिन्यू रहे थे सर 2004 से 14 तक। कब तक रहे थे सर, 4 से 14 तक। आगे देखिए सर क्या कह रहा है। दूसरा सर रघुराम राजन, सर रघुराम राजन आई थिंक 23वें गवर्नर हमारे रहे हैं सर। क्या रहे हैं ये, 23वें गवर्नर रहे। किसके, RBI के। किसके सर गवर्नर रहे हैं ये, RBI के गवर्नर रहे हैं। अब सर इसमें सवाल उठ जा रहा है, तो सर एडम स्मिथ दिया सर, हमारा फाइनल आंसर तो सर एडम स्मिथ है, जो ऑप्शन सी में छिप करके बैठा है सर। इसी को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है, इसी को अर्थशास्त्र के जनक। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है ये कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य। सर उपयोगिता सबसे पहले समझेंगे कि सर यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी सर वो चीज़ होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादित वस्तु का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना सर, उनसे जो हमें प्राप्त होता है, उसे उपभोग करने से जो हमें मिलता है उसी को सर क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। यानी सर उपभोग करने के बाद जो मिलता है, क्या सर, उपभोग से जो प्राप्त होता है, उपभोग से जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है सर, तो वो उपयोगिता प्राप्त होता है। तो वही कहता है सर ये करता क्या है, तो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करता है सर। जो हमारी ज़रूरत होती है उसे क्या करता है, बोलिए आप लोग भी, फुलफिल करता है सर। तो इनमें देखेंगे पहला ऑप्शन सर सुख का तात्पर्य है, नहीं सर। आनंद का तात्पर्य नहीं सर। आवश्यकताओं की संतुष्टि सर करेक्ट। अभी हमने क्या कहा कि सर ये हमारी ज़रूरतों को सर पूरी करती है। तो ज़रूरत बोले तो सर हमारी आवश्यकता जो है उसकी सर संतुष्टि करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है सर, कहता है बाप रे कितना बड़ा सवाल है। कहता है एक उपभोक्ता अपनी आय 50 रुपये सर, आय 50 रुपये को 2 वस्तुओं पर, कितने वस्तुओं पर सर, 2 वस्तुओं, कौन कौन, रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। किस पर खर्च करने को इच्छुक है सर, रसगुल्ला और गुलाब जामुन 2 वस्तु पर। कहता है सर दोनों वस्तुओं की सीमांत नहीं सर, कीमत, क्या सर, दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 8 रुपये
और 10 रुपये तथा उसकी मात्रा यानी सर उस वस्तु की मात्रा x और y, तो बजट रेखा का समीकरण। सर सवाल कितना भी घुमा ले, सवाल कितना भी उसे मचोड़ने का मन करे, मचोड़ने दीजिए, वो कान पकड़ के मचोड़े, हाथ पकड़ के मचोड़े, सीधा इसका गर्दन मचोड़ दे, सर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सवाल को समझते हैं तो कितना भी टफेस्ट सवाल है उसे आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं सर। और ध्यान देंगे सर, इस तरह का प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं आप लोगों को, बस इसमें सर डेटा का चेंजिंग है, तो ध्यान में रखिए। अगर आप अभी तक सर पीछे का सारा वीडियो नहीं देखे हैं सर, तो पीछे 10-11 वीडियो पड़ा हुआ है सर, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया सर सीरियल वाइज, तो आप जाकर के सिर्फ यूट्यूब चैनल के ही सर प्लेलिस्ट में एंट्री मारिए और वहाँ देखिएगा कि कंप्लीट वीडियो सर आपका इंतजार कर रहा है। तो एक रास्ता वो था सर, और नहीं तो दूसरा रास्ता सर, आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। किसका? इकोनॉमिक्स के सर जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है अभी तक सर, उस सारा का सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा आपको सर उस लिंक पर। तो ध्यान में रखिएगा सर, अगर पीछे का सारा वीडियो आप कर लेते हैं और आगे जो भी हम आपके लिए सर सीरीज में पार्ट बाय पार्ट लाते रह रहे हैं सर, इतना आप कर लेते हैं तो आपको सर फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये सारी वीडियो ही सर एग्जाम का तो तबाही ले लेगा। क्या ले लेगा सर? तबाही ले लेगा, क्योंकि सारे प्रश्न सर अति महत्वपूर्ण सिलेक्शन करके लाते हैं सर। तो देखिए सर, अब इनमें बोल रहा है सर इतना जो भाषण मारा उसका कोई फायदा नहीं सर, उसका एक ही फायदा आपके दिमाग में, अगर सर बजट रेखा बजट लाइन आपके दिमाग में है तो सर ये जो 4-5 लाइन का भाषण है इसका जरा सा भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप सीधे बजट रेखा का समीकरण पहले डालिए सर। क्या होता है आप लोग भी बोलिए? P1x क्या होता है सर? P1x प्लस P2y क्या होता है सर? P2y इक्वल टू सर m। सर m यहाँ i को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं सर? बोलिए फटाक से। m i को दर्शाते हैं, और P1 जो होता है सर वो x वस्तु की प्राइस होता है, और ये x जो होता है सर ये वस्तु की मात्रा होता है। ये क्या होता है सर? मात्रा। और ये सर वस्तु की कीमत होती है। क्या होती है सर? फटाक से बोलिए, कीमत। तो ये ही जो आप देख रहे हैं सर P1x प्लस P2y, इसे सर एकदम खोपड़ी में आप लोग बीच खोपड़ा में सेट कर लीजिए, यही है आपका बजट लाइन सर। क्या है? बजट रेखा। इसी पर सर हम लोग बिठाते हैं कि जो x वस्तु है सर, यानी ये मात्रा जो x वस्तु की मात्रा है, तो सर मात्रा तो x ही दिया हुआ है, तो वही सर इसके मात्रा पर क्या हो जाएगा? x वस्तु की मात्रा x ही है सर, और इसका प्राइस कितना है? तो x क्रमशः दिया हुआ सर, पहले वाला प्राइस पहले का, तो x का प्राइस कितना है सर? P1 के जगह आपका हो जाएगा 8, यार मात्रा तो x ही दिया हुआ है सर, इसीलिए x ही हो जाएगा, प्लस P2 सर यानी जो दूसरी वस्तु है सर उसका प्राइस, तो दूसरी वस्तु सर y है, और y का प्राइस दिया हुआ है सर 10 रुपये। कितना दिया हुआ है सर? 10 रुपये, और y की मात्रा सर y ही दिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ सर y इंक्लूड कर देंगे। इक्वल टू सर i, m मतलब सर यहाँ i दर्शाता है, i कितनी है सर उसकी? 50 रुपये, तो सर यहाँ लिख देंगे 50 रुपये। ये हमारा हो गया सर बजट रेखा का समीकरण। आप ऑप्शन में खोज लीजिए, आप पहला गलत, दूसरा गलत, सर तीसरा सही। तीसरा क्या हो गया सर? सही। अगला सवाल देखिए सर, कहता है सर दीर्घ काल में असमान लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है सर? मतलब असमान लाभ खोज रहा है सर, कि लाभ की कोई सीमा नहीं है सर, जितना चाहे वो उतना बेनिफिट ले सकता है। तो सर बिना ऑप्शन का आप लोग बता दीजिए कि इस तरह की स्थिति आपको किस बाजार में देखने को मिलता है, जहां सर बेचने वालों की मनमानी होता है, वो असामान्य लाभ प्राप्त करता है सर, जितना चाहे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ सर प्राप्त करता है। तो सर वो इकलौता बाजार होता है सर। कौन? वो बाजार सर एकाधिकार होता है। कौन होता है सर? एकाधिकार। क्योंकि सर यहाँ एक विक्रेता होता है, एकाधिकार बाजार में सर विक्रेता कितनी होती है? एक। तो जब एक आदमी सर बेचने वाला है और खरीदने वाला सर, खरीदने वाला क्या होता है सर? अनेक होता है, तो सर ये मनमानी करता है। क्या करता है सर? ये मनमानी करता है। इसको जो चीज सर, जो चीज कि जिस कीमत पर बेचने का मन करता है सर, उस चीज को ये उस कीमत पर बेचता है, और जहां तक इसकी मर्जी सर वहां तक लाभ अर्जित करता है। तो यही सर असमान लाभ की जो स्थिति बनती है वो किस तरह के बाजार में? एकाधिकार बाजार में। अगला सवाल देखिए सर, क्या कहता है कि सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्या सर बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में, किसमें सर? कीमत में वृद्धि हो सकती है। कब? जब सर पूर्ति में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ति में कमी हो जाएगा, अन्यथा सर दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पूर्ण प्रतियोगिता में अनेकों, कहा नहीं जा सकता है सर, अनेकों क्रेता और अनेकों विक्रेता होता है। इसमें ये भी पाबंदी होती है कि सर कोई भी इस बाजार में प्रवेश कर सकता है, कोई भी निकल के जा सकता है सर, किसी पर किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है। हर क्रेता और विक्रेता यहाँ सर स्वतंत्र होता है। तो इस वजह से सर कोई भी दूसरे स्तर से अपनी वस्तु की कीमत
नहीं बढ़ा सकता है सर। ये ठीक उसका प्रावधान है कि सर अगर बाजार में पूर्ति ही कम पड़ गई है तो जो सर सामान अवेलेबल है हल्का पल्का उसका दाम सर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? दाम उसका यानी संतुलन की मत बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए सर, कहता है किस काल में उत्पादन सर यहाँ आधा हो जाएगा, आधा तो होगा। क्या होगा सर? आधा तो। ये मेरे एडिटर का कमाल है जो कभी कभी टाइप करने में मिस कर जाते हैं। कहता है सर किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है? विभक्त मतलब बांटा जाता है सर। क्या किया जाता है सर? बांटा जाता है स्थिर और परिवर्तनशील साधन में। किसमें सर? स्थिर में और परिवर्ती साधनों में, परिवर्तनशील। तो सर दीर्घ काल में, सर दीर्घ काल में तो सारे साधन ही परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं सर? जितने भी साधन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सर? परिवर्तनशील होते हैं। बोलिए फटाक से, क्या होते हैं? परिवर्तनशील। दूसरा सर अल्पकाल। सर फाइनल आंसर यही है कि जो अल्पकाल होता है सर उसमें साधनों को दो भागों में आप विभक्त कर सकते हैं। किसमें सर? एक स्थिर में और दूसरा परिवर्ती में। क्या सर? एक स्थिर में और दूसरा परिवर्ती में। सर अति दीर्घकाल, सर अति अल्पकाल रहता तो कोई बात भी बनता, अति दीर्घकाल का कोई कंडीशन नहीं। इस वजह से सर मेरा फाइनल आंसर क्या है? बी। अगला देखिए क्या कहता है सर, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? सर आप लोग सट से हमें बता दीजिए कि केंद्र समस्या जो आप लोग पढ़े हैं सर वो कितना पढ़े हैं? 3। क्या क्या पढ़े हैं सर? एक तो क्या प्लस कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या प्लस सर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा आप पढ़े होंगे सर कि उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा सर उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्या सर? उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये तो 3 केंद्रीय समस्या था। तो इनमें से सर क्या बचत? गलत गलत गलत। हमारा फाइनल आंसर सर डी है कि किसके लिए उत्पादन हो, यानी उत्पादन सर किसके लिए किया जाए। अगला सर देखेंगे, कहता है सर किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं, क्या समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। सर किसमें होता है? बाजार शक्तियों के। तो सर जब भी बाजार शक्तियां आपके सामने आ जाए तो एक ही शब्द याद रखिएगा सर, क्या? पूंजीवादी। कि सर बाजार शक्तियां जो निहित होता है या पूंजीवादी जो निहित होता है सर वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। किसमें? बाजार शक्तियां सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही। दूसरा आपको दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है। तो सर फाइनल आंसर हमारा क्या हो जा रहा है? सी। क्या हो जा रहा है सर? सी। अगला देखिए, कहता सर उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। सर विवर्तित होने का क्या कारण है? तो सब उत्पादन संभावना वक्र बोले तो सर क्या? PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर उत्पादन संभावना वक्र इस तरह होता है। सर कैसे होता है? इस तरह से। तो कह रहा है सर इसका दाहिने ओर खिसक जाना, यानी सर इसका क्या हो जाना? दाहिने ओर खिसक जाना मतलब इधर आ जाना। तो सर याद रखिएगा कि कोई भी चीज जब दाहिने ओर खिसकता है सर तो वो वृद्धि करता है। वो क्या करता है सर? प्लस करता है, यानी सर इसका वृद्धि हुआ। क्या हुआ सर? वृद्धि, इंक्रीज किया। अगर सर ये अंदर की ओर घसकता है, यही जो रेखा आप देख रहे हैं सर, यही रेखा आपका क्या है? PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सर जब ये दाहिने ओर, ये सर आपके राइट साइड हो गया, क्या हो गया? RHS हो गया सर, राइट हैंड साइड हो गया। और जब भी इस तरफ ये वृद्धि करे, इधर सर बढ़ जाए, तो याद रखिएगा सर ये क्या करता है? वृद्धि करता है। तो देखते हैं सर वृद्धि के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन है कि बाढ़। सर विवर्तित होने का कारण क्या? बाढ़। सर बाढ़ जब आता है तो ये तो चीज़ों को सर तहस नहस कर देता है ना, तो इसे उत्पादन बढ़ेगा कैसे? घट जाएगा। तो गलत बात है। साधनों का ह्रास, अगर सर हम उत्पादन करने का साधन ही घटा देंगे तो जब साधन घटा देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कहाँ से? तो सर ये भी गलत। सर तकनीकी विकास, सही बात है सर कि अगर सर हम तकनीकी विकास कर दें कि अभी तक सर मजदूर से काम करा रहे थे, अब अगर हम मशीन लगा दें सर तो तकनीक का विकास हो गया सर, और तकनीक का विकास हो गया तो फाइनल है सर कि आदमी की तुलना में मशीन ज़्यादा उत्पादन करेगा, और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो सर रेखा की स्थिति तो बदलेगी ही, रेखा की स्थिति बदलेगी ही सर। तो जो PPC आपका है वो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगी सर। अगला प्रश्न देखिए सर, कहता है एक अधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर MR और MC को निम्न तालिका से दर्शाया गया। यानी सर इस तालिका में 3 चीज आपका है, एक सर उत्पादन, दूसरा MR और तीसरा MC। क्या सर? MC दिया हुआ है। तो कहता है संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। यानी सर संतुलन की अवस्था कब होता है सर? जब आपका MR बराबर MC होता है। सर क्या होता है? MR बराबर MC होता है। तो सर देख लीजिए, आप लोग खुद से चेक कर लीजिए कि किस जगह पर MR MC बराबर है और वहाँ उत्पादन कितना है। सर तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। देखिए सर यहाँ पर MR और MC क्या है सर? ये आपका MR है और ये आपका MC है। तो ये दोनों इसी जगह पर बराबर है क्योंकि ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है। तो इस स्थिति में सर उत्पादन कितने इकाई का हो रहा है? तो सर उत्पादन
6 इकाई का हो रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सर 6 यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं सर, कहता है निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु है। पूंजीगत वस्तु मतलब सर जिसमें ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट किया जाता है, क्या सर, यानी ज्यादा निवेश किया जाता है चीजों पूंजियों का, क्या सर, प्लस यानी सर मैक्सिमम क्या किया जाता है, निवेश, क्या सर, मैक्सिमम निवेश जिसमें किया जाता है। सर मशीन, जरूर सर, मशीन तो 1-2 रुपये में मिलता नहीं है सर, ये भी आंसर सही लग रहा है। औजार, सर औजार पर भी ज़्यादा पैसा फंसाना पड़ता है। यंत्र, यस सर, सिस्टम की अगर आपको यंत्र की व्यवस्था भी करना है सर उस पर भी, तो हमारा तीनों आंसर सही है। आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन डी। अगला देखिए सर क्या कह रहा है, कपड़ा, चीनी, गेहूं तथा चाय किस प्रकार का वस्तु है। सर कपड़ा, चीनी, गेहूं और चाय सब आपको नहीं देख के लग रहा सर ये उपभोग करने वाली वस्तु है सर, यानी हर कोई सर इसका इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है। और सर जो वस्तुएं उपभोग करने वाली हो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। बोलिए सर क्या कहेंगे इसको, उपभोक्ता वस्तु। सर निजी वस्तु क्या होता है, निजी वस्तु सर जैसे फ्रिज, टीवी, गोदरेज वगैरह वगैरह सर ये सारी चीजें क्या कहलाएगा आपका, निजी वस्तु। अगला देखिए सर 14 नंबर सवाल है सर कि किस लागत को हस्तांतरण आय कहते हैं। सर आप लोग एकदम बीस खोपड़ा में डाल लीजिए कि सर जो हस्तांतरण आय है सर उसी का पहला नाम सर क्या है, अवसर लागत। सर अवसर लागत होता क्या है कि सर जब किसी एक वस्तु का उत्पादन हम लोग करने के लिए सर ऐसे ही समझ लेते हैं कि किसी एक चीज का उत्पादन करने के लिए जब दूसरी का सर हम लोग त्याग करते हैं तो वही मेरा क्या होता है सर, अवसर होता है। क्या होता है सर, अवसर होता है। अब यहाँ लागत के रिस्पेक्ट में समझ लेंगे सर, अगर हम किसी एक वस्तु पर पूंजी फंसा रहे हैं सर, लागत लगा रहे हैं और उसके लिए जब दूसरी वस्तु का त्याग कर देंगे तो वो दूसरी वस्तु ही सर क्या कहलाएगी, अवसर। क्या कहलाएगा सर, अवसर। तो हमारा इसी अवसर लागत को ही हस्तांतरण आय के नाम से जानते हैं सर। किस नाम से जानते हैं, हस्तांतरण आय के नाम से। अगला सवाल है सर, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया सर। कौन सा सिद्धांत, क्रमवाचक सिद्धांत। तो सर दिमाग में डाल लीजिए क्रमवाचक सिद्धांत एलन और हिक्स ने दिया था। किसने दिया था सर, एलन और हिक्स ने, यानी एलन और हिक्स ने मिल करके दिया था। किसने सर, एलन और हिक्स, ये दोनों ने मिल करके दिया था। तो ऑप्शन ये भी दोनों सही, यानी सर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा सर, उपयुक्त दोनों, यानी ये भी हो जाएगा और बी भी। सर मार्शल के बारे में देख लेते हैं, ये क्या कहा था सर, इसने उपयोगिता का ही सर, किसका, उपयोगिता का ही गुणवाचक, कौन सा सिद्धांत इसने दिया था सर, गुणवाचक सिद्धांत दिया था। यानी एक तो सर था क्रमवाचक सिद्धांत, तो वो कौन दिए थे सर, वो दो को मिल करके दिए थे एलन और हिक्स ने। लेकिन सर जो गुणवाचक सिद्धांत है वो सर अकेले दिए थे, किसने, मार्शल ने। तो हमारा फाइनल आंसर पूछा है सर क्रमवाचक सिद्धांत, तो फाइनल आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी एलन और हिक्स। अगला सवाल देखिए सर, सवाल कहता है मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच -2 है, तो यानी आप लोगों का ईडी बराबर वैल्यू दे दिया गया है कितना, -2। आगे कहता है यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी सर प्राइस में परिवर्तन भी दे दिया है, कितना, 10% का परिवर्तन हुआ है। कितने का, 10% वृद्धि हुआ है सर। आगे देखते हैं, कहता है तो उस वस्तु पर होने वाला मांग किस प्रकार प्रभावित होता है। तो जब कीमत में सर वृद्धि हुआ है तो मांग में भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो जो चीज दिया हुआ है मेरा जो गिवन है सर, गिवन क्या है, ईडी बराबर दिया हुआ, मांग की लोच बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग यही फॉर्मूला पुट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो ईडी बराबर हम लोग सब जानते हैं सर क्या होता है कि डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन, क्या सर, मांग में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में, यानी प्राइस में सर, प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन। तो सर डिमांड तो दिया हुआ है नहीं, डिमांड में क्या परिवर्तन आया, दिया हुआ नहीं है, तो वाट रख लेते हैं हम लोग। अब इस पर देखते हैं मान बैठा करके, ईडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो ईडी का वैल्यू सर हम लोग -2 रख दिए, बराबर डिमांड में सर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो कुछ नहीं आया सर, डिमांड को हम लोग रख लेते हैं डी ही। और प्राइस में सर परिवर्तन कितने का है, तो 10 का सर, तो 10% लिख दिए। अब सर यहाँ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1 × D करेंगे तो D ही आएगा सर, D बराबर, इसको जब सर मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 10%, तो ये हो जाएगा सर -20, यानी सर -20% आ जाएगा। तो सर डिमांड का वैल्यू हमारे सामने कितना आ चुका है, -20। अब सवाल आ रहा है कि सर परिवर्तन हुआ, -20 हुआ, अब कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस मतलब होता ही क्या है, कमी। क्या होता है माइनस मतलब, कमी। और माइनस के ही रिस्पेक्ट में आया तो हम लोग जान जाएंगे कि सर कीमत, ये मांग जो है, मांग में कितने का सर, 20% की कमी आई। मांग में सर कितने प्रतिशत, यानी 20% की
कमी हो गई। क्यों हो गई सर? क्योंकि जो वैल्यू मेरा निकला वो माइनस के रिस्पेक्ट में निकला है, और माइनस मतलब ही क्या होता है सर? कमी। तो हम लोग देख लिए कि जब हम लोग देखे कि अगर ईडी -2 दिया हुआ है सर और कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो मांग में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? -20, यानी 20% की कमी हुई। और ऐसे भी तो हम लोग सब कोई जानते हैं सर कि मांग का नियम ही कहता है जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में फाइनल है कि कमी ही होगी। क्या होगी? कमी ही। अगला सवाल हमारे सामने है 17, कहता है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी ये जो एक लाइन है सर, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, ये बात के बोले हैं इन चारों में से? तो पहला सर एडम स्मिथ, नहीं सर। दूसरा मार्शल, नहीं बोले हैं। तीसरा ऑप्शन पिगू, इसी के द्वारा ये कहा गया है सर कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक आदर्श विज्ञान है। लेकिन दिमाग में तो ये वेरिएशन दौड़ता होगा कि इन तीन जो बच गए सर, एक एडम स्मिथ, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबिन्सन, तो ये तीनों भी तो कुछ ना कुछ बोले होंगे। तो चलिए देख लेते हैं सर। एडम स्मिथ के भी द्वारा बोला गया है, इसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान। और दूसरा जो हमारे सामने है मार्शल, इसने तो विज्ञान नहीं लेकिन अर्थशास्त्र को उपाधि दे दिया है कि ये कला और विज्ञान दोनों है। ये क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। यानी ये स्पष्ट कर दिए हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। अब देखिए ये चौथा ऑप्शन जो नाम है मेरा सर रॉबिन्सन, ये श्रीमती रॉबिन्सन जो है सर, आप लोग इसे पुरुष मत समझ बैठिएगा, ये स्त्री है। ये क्या है? स्त्री है। तो श्रीमती रॉबिन्सन क्या बोले हैं? इसने बोले कि अर्थशास्त्र जो है ना वो चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? चयन का विज्ञान। तो एक बार सर कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं क्या कंप्लीट है हमारे सामने, कि हमारा जो फाइनल आंसर है सर वो सी है। पिगू के द्वारा कहा गया है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग जान लेते हैं सर, एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। क्या कहा गया है? धन का विज्ञान। सर यही जो एडम स्मिथ है ये हमारे इकोनॉमिक्स के फादर हैं। कौन है? फादर। इसे जनक कहा जाता है सर अर्थशास्त्र के। और अगला ऑप्शन सर मार्शल, तो इसने इकोनॉमिक्स को किस चीज़ की सर उपाधि दे दी है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो कला भी है और विज्ञान है। लास्ट ऑप्शन जो हमारे सामने बच जाता है रॉबिन्सन या श्रीमती रॉबिन्सन बोलती है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चयन का विज्ञान है। अगला सवाल कहता है कि इसी उद्योग द्वारा 4 श्रम की मदद से, कितने श्रम की मदद से सर? 4 श्रम की मदद से प्रत्येक के द्वारा 40 इकाई का उत्पादन, कितना का सर? 40 इकाई का उत्पादन किया जाता है। यदि वह उद्योग संपूर्ण उत्पाद को बाजार में पूर्ति कर दे तो सर पूर्ति की मात्रा, सर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर अगर हमको कुल उत्पादन, सबसे पहले सर अगर हमको टीपी पता चल जाए, क्या पता चल जाए सर? टीपी। क्योंकि सर सवाल ही कह रहा है कि जितना सारा उत्पादन हुआ ना वो संपूर्ण उत्पाद को, किसको सर? संपूर्ण उत्पाद को कहां भेज दिया? बाजार पूर्ति में। तो अगर हमको सर संपूर्ण उत्पाद पता चल जाए, टोटल प्रोडक्शन पता चल जाए, तो सर हम पूर्ति की मात्रा बता देंगे सर डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सर मेरा टोटल प्रोडक्शन है वही तो बाजार पूर्ति दर्शा दिया। क्यों? क्योंकि सर संपूर्ण उत्पाद को बाजार भेज दिया, वो थोड़ा सा भी रखा नहीं। तो आप लोग सर फट से बता दीजिए कि सर टीपी बराबर क्या होता है फॉर्मूला। सर अगर इसे हम चाहें तो फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, अन्यथा सर यूं ही डायरेक्ट। क्यों सर? ध्यान दीजिए, तो टीपी बराबर फॉर्मूला होता है सर एपी इंटू एल होता है। क्या होता है सर? एपी इंटू एल। तो एपी क्या दिया हुआ है? एपी मतलब क्या सर? प्रत्येक, कि हर आदमी कितना उत्पादन कर रहा है। तो कितना कर रहा है सर? 40। औसत उत्पादन जो प्रति श्रम का है सर वो कितना है? 40 इकाई है। और कहता है सर लेबर जो है यानी श्रम कितना है टोटल सर? 4। तो हो गया सर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टीपी बराबर मेरा हो गया कितना? 160 इकाई। सर कितनी हो गया सर? 160 इकाई। अब ध्यान देंगे सर कि सर आप बताए अभी कि इसे हम यूं ही बना सकते हैं, तो सर क्यों नहीं बना सकते हैं? आप ही लोग ध्यान दीजिए। कहता सर 4 श्रम है। कितनी श्रम है? 4। और कहता प्रत्येक मतलब सर एक 40 बना रहा है, एक 40। तो पहला 40, दूसरा 40, तीसरा 40, सर चौथा 40। तो सब मिलाकर के सर कुल उत्पादन कितना हो गया? 160 इकाई। बोलिए बना सकते हैं कि नहीं? तो हमारा सर फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए सर, कहता सीमांत आगम, खाली जगह आगम में परिवर्तन की दर है। तो सर 1 को 100 बार इस बात का चर्चा हुआ होगा सर कि सीमांत किसको कहते हैं? तो सर कुल में जो परिवर्तन आता है, यानी कुल में जो डेल्टा आता है सर, फटाक से बोलिए कि आगम पूछा है सर, तो हो जाएगा टीआर। यानी टीआर में जो परिवर्तन की दर है सर, किसमें सर? टीआर में। यानी कुल में परिवर्तन की दर ही सीमांत होता है। एक बार मैं आप लोगों को लिख देता हूं, कुल में
परिवर्तन की दर, कुल में सर क्या, फटाफट बोलिए आप लोग भी, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होता है सर, सीमांत। क्या होता है, सीमांत। तो वही कह रहा है सर, आप ये नहीं बोलिएगा कि सर ये कुल क्या है, कुल आगम है, कुल उत्पादन है सर, या और कुछ भी है। आप यही याद रखिएगा सर, जब भी कुल आगम में परिवर्तन हो, कुल लागत में परिवर्तन हो, कुल उत्पादन में परिवर्तन हो सर, जहां पर परिवर्तन होगा कुल में, वहां पर सीमांत ही आएगा। क्या आएगा सर, सीमांत ही। तो वही कहता है कि सर सीमांत आगम जो है वो खाली जगह आगम में परिवर्तन, तो सर सीमांत आगम जो है वो परिवर्तन किस में होता है, कुल में। तो सर लीजिए हम यहाँ सिर्फ कुल भर देते हैं। क्या भर देते हैं सर, कुल भर दिए। तो देखिए क्या हो गया कि सर सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर है। तो सर यहाँ भी देख लीजिए कि डेल्टा टी आर, यानी सर कि कुल में जो परिवर्तन है सर वही तो सीमांत होगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया सर क्या, बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सवाल 20 क्या कह रहा है हम लोगों से सर कि निम्न में से कौन पूर्ति लोच की सही व्यंजक है। यानी सर आपको पूर्ति कि लोच का सर व्यंजक मतलब सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, सूत्र यानी फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग सब जानते होंगे कि सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर सर होता क्या है, तो ये होता है सर डेल्टा क्यू एस। क्यू एस मतलब होता है सर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। क्या सर, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो होता है सर ये क्यू एस बाय डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस, यानी सर पूर्ति में परिवर्तन मात्रा बटे पूर्ति की मात्रा। क्या हो जाएगा सर, डेल्टा मतलब होता है सर परिवर्तन, तो डेल्टा मतलब ये सर परिवर्तन यानी चेंजिंग के रूप में इसको जानते हैं। तो ये होता है सर पूर्ति में परिवर्तन की मात्रा बटे सर पूर्ति। तो उसी तरह सर यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी बाय पी, यानी सर कीमत में परिवर्तन बटे कीमत। सर इस सवाल को अगर हम हल करें तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं सर कि डेल्टा क्यू एस, क्या सर, क्यू एस बटे क्यू एस, फिर सर ये ब्रैकेट जो बटे जो दिया हुआ है सर, इसका मतलब तो सर डिवाइड होता है, भाग होता है। तो भाग में सर इसको क्या लिख देंगे, देखिए आप लोग, डेल्टा पी बाय पी। क्या होता है सर, पी बाय पी। इसको जब हम लोग सर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू एस बटे क्यू एस, और ये सर डिवाइड अब बदल गया मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो हो गया सर मेरा ये नीचे पी वाला ऊपर चला गया, पी बाय डेल्टा पी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर जो डेल्टा वाला है उसे एक तरफ सरिया दीजिए सर, तो ये हो गया सर डेल्टा क्यू एस बाय डेल्टा पी। क्या हो गया सर, डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। लेकिन सर एस बिठा देंगे, लेकिन सर क्या करेंगे, एस बिठा देंगे। तो अब इस बात पर सर गौर कीजिए, इस बात पर गौर कीजिए। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में अभी आता होगा सर, क्या आता होगा कि सर आप हर जगह बार बार क्यू के साथ एस, क्यू के साथ एस, क्यू के साथ एस का इस्तेमाल किए हैं, तो इसको सर क्यों किए हैं। तो बाबू रे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि सर हमने मांग में भी क्यू का इस्तेमाल किया था। बोलिए, मांग की मात्रा को हम लोग क्यू मानते थे कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ एस ना लिखूँ तो क्या आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि सर क्यू यहाँ मांग के लिए है सर या पूर्ति के लिए है। तो मैंने सर एस इस वजह से लिख दिया है कि आप लोग को पता चल जाए, एस फॉर सप्लाई, सप्लाई मतलब सर पूर्ति होती है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि किस जगह पर फॉर्मूला सर मैच कर रहा है। तो पहला फॉर्मूला देखिए सर, डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एक्स है, तो सर डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस। अगला सर बोल रहा है कि बटे डेल्टा पी बाय पी, डेल्टा पी बाय पी, यानी सर पहला ऑप्शन ए वाला मैच मेरा इस जगह पर कर गया सर। अब दूसरा देखिए सर क्या कह रहा है, ये तो डिवाइड पोर्शन में, इसको छोड़िए। अगला देखिए सर डेल्टा क्यू एस सर डेल्टा क्यू एस बटे डेल्टा पी, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए सर डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस, तो यहाँ सर कैपिटल लिख देते हैं, डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस, डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस, और इंटू पी बाय डेल्टा पी, पी बाय डेल्टा पी, यानी सर सी नंबर मेरा इस जगह पर मैच किया सर। उसके बाद सर अगला देखिए कहता है सर डेल्टा क्यू एस बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू एस बाय डेल्टा पी, फिर इंटू पी बाय क्यू एस, इंटू पी बाय क्यू एस, यानी सर हमारा ए बी सी एक ही फॉर्मूला में सर तीनों छिपा हुआ है। बस सर थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर करके बच्चों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए इस तरह का सवाल सर सेट किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा सर तो आप तुरंत डील करके बता सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बच्चा सर बी या फिर सी को आंसर करके सर आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखते हैं सर। लीजिए सर, सवाल हो गया आपका खत्म कर दिया गया।